साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियां, साझेदार, ये पहला क्वेश्चन बनता है कि साझेदारों के पूंजी खाते रखने की कितनी विधियां होती हैं? कितनी विधियां होती हैं? निम्नलिखित दो विधियां होती हैं। निम्नलिखित दो विधियां होती हैं। पहला क्वेश्चन एक नंबर में आता है कि साझेदारों के पूंजी खाते रखने की कितनी विधियां होती हैं? कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां होती हैं। अगर आगे क्वेश्चन में पूछेंगे नाम भी लिखो तो ये 2 नंबर का प्रश्न बन जाता है। कौन कौन से नाम लिखेंगे? पहला स्थिर पूंजी खाता विधि और दूसरे नंबर पे आता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो दो तरह से हम पूंजी खाते रख सकते हैं। पहला प्रश्न बनता है कितने विधियों से पूंजी खाते रख सकते हैं? 2 विधियों। दूसरा प्रश्न बनता है उनके नाम भी लिखो। नाम क्या होंगे? स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। मतलब इस कंसेप्ट में से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे का है चाहे दूसरा, 100% आएगा फिर। ठीक है। अब अगर स्थिर पूंजी खाता विधि, तीसरा क्वेश्चन बनता है स्थिर पूंजी खाता विधि से खाते रखने पर कौन कौन से खाते बनाए गए? तो जब मैं स्थिर पूंजी खाता विधि से खाते रखूंगा तो पहला खाता बनेगा साझेदारों का पूंजी खाता पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे बनेगा साझेदारों का चालू खाता। ठीक है। आप प्रश्न में जब क्वेश्चन जब आए कि स्थिर पूंजी विधि से कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, तो आप केवल ये लिख के बताना कि पूंजी खाता और चालू खाता। गलत कर देगा आपको क्वेश्चन में आंसर। आपको लिख के आना साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। बच्चे क्या करते हैं? लिख जाते हैं पूंजी खाता और चालू खाता, गलत माना जाएगा। ठीक है। और अगर परिवर्तनशील विधि से खाते रखे जाए तो कौन सा खाता बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल का, साझेदारों का पूंजी खाता। डाउट? अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि बनते कैसे। ठीक है, इसको नोट करो पढ़ा। अब हम देखेंगे कि चालू खाते कैसे बनेंगे और पूंजी खाते कैसे बनेंगे स्थिर पूंजी विधि में। हेडिंग डाल दो, स्थिर पूंजी खाता विधि। इसको स्थिर पूंजी खाता विधि आखिर कहते क्यों? इसको स्थिर पूंजी खाता विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें साझेदारों की पूंजी परिवर्तित नहीं होती। जितनी प्रारंभिक होती है उतनी अंतिम होती है, जब तक कि कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी ना लगाए या अपनी पूंजी नहीं। दो कंडीशन में ही स्थिर खाता पूंजी विधि में आपकी पूंजी परिवर्तित हो जाती है, अदरवाइज पूंजी परिवर्तित नहीं होती। तो आपको आप लिख लें इस विधि से खाते रखने पर साझेदारों की पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है सिवाय अब ये सिवाय वेरी मोस्ट है। पेपर में प्रश्न आता है कि उन परिस्थितियों को बताइए जब पूंजी खाता विधि से खाते रखने पर साझेदारों की पूंजी परिवर्तित हो जाती है। क्लियर? आपने अपनी बुक में भी प्रश्न है। आंसर होगा पहला, साझेदारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाने पर
ठीक है, साझेदार को अतिरिक्त पूंजी लगान पर परिवर्तित हो जाएगी। दूसरी परिस्थिति है साझेदारों द्वारा पूंजी निकाल लेने पर, अगर साझेदार अपनी पूंजी को निकाले तो इन दो परिस्थितियों में इसकी पूंजी परिवर्तित हो जाएगी। रुको एक मिनट रुको, पहले इसको बनाया था। पहला इसमें जो अकाउंट बनेगा कौन सा बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पार्टनर 2 हैं, बाकी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, मैं 2 से कम नहीं। एक्स वाई एक्स और ओपनिंग कैपिटल आएगी बाई बैलेंस डीडी। ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर। इसके बाद अगर आपने पैसा लगाया है तो बाई कैश, ये क्या है मेरी एडिशनल, अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। टू कैश, ये है विड्रॉ, विड्रॉ ऑफ कैपिटल चौथे नंबर पे आएगा टू बैलेंस शीट। ये इसका अकाउंट बनाएगा छोटा सा, तो फटाफट से इसको नोट कर लो। सेकंड नंबर पे हमको बनाना है पार्टनर करंट अकाउंट। कैसे बनेगा, इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट भी हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखो टू बैलेंस डीडी। कैसा बैलेंस है, डेबिट। और क्रेडिट बैलेंस है तो लिखो बाई बैलेंस डीडी। कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। विदाउट डीडी, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा हो, नहीं दे रखा होगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो बाय, जो आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2 में लिखा है वो सब कुछ इसमें कहाँ आएगा, बाय। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, कौन की सैलरी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी बाय पार्टनर बोनस, बाय पार्टनर कमीशन। क्लियर। अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है उसको भी यहाँ पे बाय रिजर्व, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाय में होल्ड रेशो, ठीक है, अगर दे रखा हो। इस चैप्टर में हालांकि आएगा नहीं, ठीक है। अगर आपने 2 में लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन में लिखा है P&L, इसको यहाँ किस नाम से लिखेंगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर ये बाई साइड में लिख रखा है तो बाई साइड में मैंने क्या लिख रखा है, टू ड्राइंग, एक तो ड्राइंग आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर 2 में आएगा P&L एप्रोप्रिएशन। ये कौन सा आता है, लॉस वाला, ठीक है। ये कौन सा आता है, प्रॉफिट। क्लियर। अब आप 2 और y का टोटल करोगे, या तो बैलेंस 2 में आ रहा होगा या बैलेंस y में आ रहा होगा, कहीं भी आ सकता है। तो लिखेंगे 2 बैलेंस CD। कैसे लिखेंगे इसको, बैलेंसिंग फिगर। y में भी आ सकता है, y बैलेंस CD। कैसे लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। विदाउट, इस तरह से मेरा बन गया ये कैपिटल करंट का।
अब बच्चे इसको नोट करो, याद करना है सबको। देखो भाई, अब सेकंड नंबर पे लिखो परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि हेडिंग डालो। डाली तुमने? फटाफट डालो फटाफट। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, ठीक है। इस विधि में कितने खाते बनाए जाते हैं? साझेदारों का पूंजी खाता। पार्टनर करेंटली है, कौन सा बनेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन सा बैलेंस आएगा इसमें? सेम यही फॉर्मेट बनेगा, डिटो, कोई अंतर नहीं है किसी पॉइंट, ठीक है। बस एक चीज इसमें बढ़ जाएगी, बाय कैश एडिशनल कैश। बाकी बिल्कुल सेम यही फॉर्मेट बनेगा, कोई अंतर इस फॉर्मेट में नहीं है। ये वाला फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लो, पूरा फॉर्मेट लर्न कर लेना, ठीक है। हाँ, करंट अकाउंट का जो फॉर्मेट था वही फॉर्मेट इसका, बस एक चीज बढ़ जाती है इसमें, बाय कैश और टू कैश। अगर कैपिटल क्या कर रहे हो? विड्रॉ कर रहे हो, कैपिटल विड्रॉ, ये दो पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, बाकी पूरा करंट अकाउंट का ये। आहरण पर ब्याज की गणना, वेरी मोस्ट कंसेप्ट ढंग से पढ़ेंगे सब बच्चे इसको, वेरी मोस्ट कंसेप्ट ढंग से पढ़ेंगे सब बच्चे। आहरण पर ब्याज की गणना, इसके लिए आहरण पर ब्याज की गणना करते समय हमें देखना पड़ेगा कि पार्टनर जो आहरण करते हैं वो कब करते हैं। क्लियर? आहरण जो करते हैं वो कब करते हैं। इसकी जो विधियां हैं, दो विधियां लगाती है इसमें। पहली जो विधि है, कौन सी विधि है? गुणनफल विधि। और जो दूसरी विधि है वो है आपकी औसत विधि। तीसरी है सामान्य विधि। पेपर में क्वेश्चन 100% आएगा इसका आंसर, 100%। क्लियर है? क्या मेथड पूछ रहा है बोला, ठीक है। इसको नोट करा फटाफट सब बच्चे, इसको नोट कर लो। हाँ भाई, आनंद दो। अब पहला मेथड है गुणनफल विधि। आपको पहले पता होना चाहिए कि गुणनफल विधि लगेगी कब, आपको गुणनफल विधि लगानी कब है। गुणनफल विधि लगाने के लिए आपको देखना होगा क्वेश्चन में जो आपके आहरण है, आहरण की राशि समान नहीं हो। दूसरा, आहरण का समयांतराल समान, एक तो आहरण की राशि समान नहीं हो और एक आहरण का समयांतराल समान नहीं हो। दोनों में से कोई भी एक चीज अगर समान नहीं होगी तो कौन सा मेथड लगेगा? गुणनफल विधि। इस विधि से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा टोटल ड्राइंग। कुल ड्राइंग आपकी कितनी है, ठीक है, पूरी साल की, या इसको ऐसे लिख लो, इसको हिंदी में लिख लो, आहरण के गुणनफलों का योग, आहरण के गुणनफलों का योग बटे 12 इंटू दर बटे 100। क्लियर? फॉर्मूला आपको याद रखना, आहरण के गुणनफलों का योग बटे 12 गुणा दर बटे 100। तो डाउट इसमें? नोट करो इसको। अब नेक्स्ट मेथड है औसत विधि, सेकंड मेथड। ये मेथड कब लगेगा? जब आहरण की राशि समान हो।
जितने भी आप आहरण कर रहे हो वो राशि समान हो। और यहाँ की जगह आएगा और आहरण का समय अंतराल समान, दोनों ही समान होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी समान नहीं होगा तो कौन सा मेथड लगेगा, गुणनफल। दोनों ही समान होने चाहिए। क्लियर। इसका जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो फॉर्मूला होता है ड्राइंग, या इसको लिख सकते हैं टोटल ड्राइंग। टोटल पूरे साल में कितनी ड्राइंग आपने कर ली, टोटल ड्राइंग। इसमें आप डिवाइड करेंगे कितने का, 12 का। ठीक है। इनटू औसत समय, औसत समय। क्लियर। टोटल ड्राइंग इनटू औसत समय बटे 12 गुणा दर बटे। ठीक है। क्लियर है सबको, नोट करो इसको। अब ये औसत समय कैसे निकलता है देखिए, औसत समय, इसका मैंने पहले भी आपको एक फॉर्मूला बताया था। इसका फॉर्मूला होता है प्रथम आहरण से वर्ष के अंत तक के माह, पहले आहरण से अंत तक के माह कितने महीने थे। ठीक है ना। दूसरा इसका प्लस अंतिम आहरण से अंत तक के माह, प्रथम आहरण से अंत, प्रथम आहरण से वर्ष के अंत तक के माह। आपने जो पहली ड्राइंग करी उससे लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचे, प्लस आपने जो लास्ट ड्राइंग करी उससे लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचे, और बटे। ये वाला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आपकी बुक में नहीं है। ये वाला यूनिवर्सल फॉर्मूला कितना भी क्वेश्चन घुमा के दे देगा वो उससे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। कैसे अप्लाई करेंगे वो भी सिखा देंगे, नोट करो इसको। तीसरा मेथड है इसमें सामान्य विधि। सामान्य विधि, ये विधि कब लगेगी, इस विधि को लगाते टाइम आप याद रखेंगे जब आहरण की कोई तिथि या समय नहीं दिया गया हो, नहीं दिया गया, आपको पता ही नहीं है साल में आपने आहरण कब किया, क्वेश्चन में लिख देगा वर्ष के दौरान इतना आहरण किया गया, पता नहीं कब किया गया। इसमें कीवर्ड आता है वर्ष के दौरान आहरण, इस तरह का एक शब्द आएगा। ठीक है ना। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, इसके दो नियम होंगे करने। इसमें दो नियम होंगे करने के। फर्स्ट, यदि ब्याज की दर के साथ प्रति वर्ष, ब्याज की दर के साथ प्रति वर्ष, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, प्रति वर्ष, शब्द जुड़ा हो। ब्याज की दर के साथ प्रति वर्ष शब्द जुड़ा हो तो कैसे करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर ड्राइंग इंटू रेट बटे 100 इंटू 1/6, अगर प्रतिवर्ष शब्द जुड़ा है। और दूसरा फॉर्मूला इसमें बनता है यदि ब्याज दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द नहीं जुड़ा हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर ड्राइंग इनटू रेट बटे 100। अगर प्रतिवर्ष शब्द जुड़ा हुआ है तो 1/6 का गुणा करेंगे, जुड़ा हुआ नहीं है तो 1/6 का गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, नोट करो।
अब आपको ये कैसे देखो, गुणनफल विधि का क्वेश्चन आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सामान्य का हो जाता है आराम से। औसत विधि में औसत समय कैसे निकालो? माना आपसे कह दें एग्जाम्पल के लिए ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण किया। इस तरह की एक लाइन दे दे आपको क्वेश्चन, कितने दिन तक किया कुछ नहीं कह रहा, तो मान लेंगे पूरे 12 महीने किया। क्लियर? और हमारी जो डेट है वो है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। ये हमारा टाइमिंग है साल का। वो प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करता है, तो औसत समय कैसे निकलेगा? औसत तो नेचुरल सी बात है, प्रत्येक माह आहरण कर रहा है तो इसका टाइमिंग भी फिक्स है, हर महीने करता है, और अमाउंट भी फिक्स है, मान लेता हूँ 1000 रुपये करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी विधि लगेगी? औसत विधि लगेगी। औसत विधि में क्या निकालना पड़ेगा हमको? औसत समय। कैसे निकलेगा? प्रत्येक माह के प्रारंभ, मानो उसने पहला आहरण किया होगा अप्रैल के महीने, पहला आहरण कब किया होगा? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को किया होगा, तो जो इसने फर्स्ट आहरण किया है, पहला आहरण जो किया है, प्रथम पहला आहरण किया 1 अप्रैल, और जो लास्ट अंतिम आहरण किया होगा वो इसने 1 मार्च को किया होगा। हर महीने की 1 तारीख को कर रहा है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में, मतलब हर महीने की 1 तारीख को, हर महीने 1 तारीख को आहरण कर रहा है, तो पहला महीना कौन सा हुआ मेरा? अप्रैल, 1 अप्रैल, और लास्ट का महीना कौन सा हुआ? 1 मार्च का, 1 मार्च हुआ। क्लियर? तो हमने जो फॉर्मूला आपको बताया था औसत समय का, उसमें क्या था? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मैंने आपको लिखवाया था प्रथम आहरण से अंतिम तिथि तक का समय। प्रथम आहरण हो रहा है मेरा 1 अप्रैल, तो मेरी अंतिम तिथि कब है? 31 मार्च। साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च तक का समय। कितने महीने हो गए? इसके समय हो गए 12। 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया? 1 महीना। तो औसत समय कैसे निकलेगा? 12 + 1/2 बराबर 6.5। बात आ गई समझ में? क्लियर है? किताब में और सरल तरीका दे रखा है, पर वो सरल तरीका हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो डाउट इसमें समझ में आ गई ना? किताब में जो आपको तरीका दे रखा है वो दे रखा है m+1/2। अगर प्रारंभ शब्द हो, प्रारंभ शब्द हो तो m+1/2। m का मतलब होता है कितने महीने आहरण किया? 12 महीने। 1 का मतलब 1/2, कितना हो गया? 6.5। ये किताब का तरीका है, बट बेटा ये तरीका हर जगह अप्लाई, क्वेश्चन घुमा के दे दिया उसने तो या आपका मामला फिल हो जाएगा। क्लियर है? सारे क्वेश्चन नहीं होते इससे। ये बात समझ में आ गई? मानो मैं आपसे बात करूं प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करें। कैसे करें? प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करें, तो मध्य में क्या है? ये डेट कम हो जाएगी। हर महीने की 15 तारीख को आहरण कर रहा है, 15 अप्रैल को आहरण करेगा पहला वाला, और लास्ट वाला आहरण कब करेगा? 15 मार्च को करेगा। मेरा पहला महीना कौन सा है? अप्रैल, और लास्ट का महीना कौन सा है? मार्च। तो अब 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 11.5। और 15 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 15 दिन हो गए, मतलब आधा महीना। क्लियर है? यहाँ पे बात समझ में आ गई? अब इसमें कैलकुलेशन में लिख दो इसको, 11.5 + 0.5/2 कितने महीने हो गए? 6 महीने। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? अगर वो प्रत्येक माह के अंत में आहरण करे, कब करे? प्रत्येक माह के अंत में आहरण करे तो क्या होगा? तो देखो फिर क्या होगा। तो पहला आहरण दो, अब डेट फिक्स रखो कि पहला महीना कौन सा? पहला महीना अप्रैल, और लास्ट का महीना कौन सा? हमारा साल कब से स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल से मार्च। अब मैं कब आहरण कर रहा हूँ? अंत में। तो इस महीने का अंत कब होगा? 30 अप्रैल। इस महीने का अंत कब होगा? 31 मार्च। क्लियर? अब मुझे कैलकुलेशन कहां तक करनी है? 31 मार्च तक ही करनी है, ये मेरा फिक्स है। कैलकुलेशन कहां तक करनी है? 31 मार्च तक ही करनी है। तो बताइए 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? और 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 0। कैलकुलेशन कर दो, 11 + 0/2 कितने महीने हो गए? 5.5 महीने। कोई दिक्कत इसमें? सबको क्लियर हो गया? तो डाउट? अगर मैं, ये तो सिंपल था, पूरे 12 महीने आहरण कर रहे हो। अगर प्रत्येक माह की जगह मैं बोल दूं आपसे
प्रत्येक 2 महीने में आहरण कर रहा है। कितने महीने में? प्रत्येक 2 महीने। प्रत्येक 2 माह का कंसेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो त्रैमासिक का लेता हूं, ठीक है। फिर ए ने त्रैमासिक, क्या हुआ? त्रैमासिक आहरण किया। त्रैमासिक का क्या मतलब होता है? हर 3-3 महीने। तो अब आपको जो पहला आहरण है, आप हमने इसमें देखा था पहला महीना कौन सा है। अब आप पहला महीना नहीं देखोगे, अब पहला त्रैमास देखोगे। क्या देखोगे? पहला त्रैमास। कैसे देखते हैं पहला त्रैमास? देखो भाई, प्रथम त्रैमास, प्रथम त्रैमास का होता है एक क्वार्टर। साल के 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल, मई और ये पहला क्वार्टर निकालना कहां तक है मुझे? 31 मार्च तक। और इसका अंतिम आहरण का मतलब अंतिम क्वार्टर कौन सा हो गया? लास्ट का क्वार्टर होता है हमारा जनवरी, फरवरी और ये मेरा लास्ट का क्वार्टर हो गया। तो कहां से निकालना है मुझे? 31 मार्च तक। डाउट क्लियर है? अब आप देखिए कि अगर मैं बात करें कि प्रत्येक त्रैमासिक के प्रारंभ में आहरण करेगा, प्रत्येक त्रैमासिक के प्रारंभ, तो अब इस 3 महीने का प्रारंभ कौन सा होगा? 1 अप्रैल। कौन सा? वो इन 3 महीने का पहला महीना कौन सा होगा? और इसका 3 महीने का पहला महीना कौन सा होगा? 1 जनवरी। क्लियर है? समझ रही है बात? भाई आपको इनका पहला महीना देखना था, क्या हुआ? 1 अप्रैल। और आपको इसका पहला महीना देखना कौन सा हुआ? 1 जनवरी। ठीक है ना? अब बताइए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 12 महीने। प्लस 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 3 महीने। डिवाइड बाई 2 कितना आया इसका? 7.5। कोई डाउट इसमें? क्लियर? अगर मैं बोलूं प्रत्येक माह के अंत में आहरण करें, अब करें वो प्रत्येक माह के, प्रत्येक त्रैमासिक के अंत में, तो फिर क्या होगा? अब आप देखिए इस त्रैमास का अंत कब होगा? 30 जून। इसका अंत कब होगा? 30 महीने का एंड, मतलब त्रैमास का एंड कब खत्म हो जाएगा? 30 जून को खत्म हो जाएगा। इसका अंत कब होगा? 31 मार्च। अब 30 जून से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 9 महीने। और 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 0 महीने। कैसे निकालोगे? 9 प्लस 0 बटे 2 कितने महीने? 4.5 महीने। गुड आउट। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? अगर मैं बात करूं प्रत्येक त्रैमास के मध्य में, प्रत्येक त्रैमास के मध्य में, तो ये थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है। मध्य का कैसे निकलेगा? देखो भाई इन 3 महीने का मध्य का महीना कौन सा होगा? पहले 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 90। 90 का आधा क्या हो गया? 45। तो 45 दिन में अप्रैल तो पूरा खत्म। ये क्या आ जाएगा? 15 मई। क्या आ जाएगा? तो इन दोनों महीने का मध्य कौन सा हुआ? मई। और मई का मध्य कौन सा हुआ? 15। गुड आउट। इसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च का मध्य कौन सा हो जाएगा? 15 फरवरी। 15 फरवरी मान लिया तो 14 फरवरी होता है, ठीक है। 15 मान के चलते। अब देखिए 15 मई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हुए? लगा लो। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10.5 महीने हुए। कितने महीने हुए? 10.5 महीने। 10.5। और 15 फरवरी से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 1.5 महीना। डिवाइड बाई 2 बराबर कितना हुआ? 6। क्लियर है? बात समझ में आई कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये तो था हमारा पूरे 12 महीने अगर मैं आहरण करूंगा तो क्या होगा। अगर मैं 12 महीने आहरण नहीं कर रहा, मैं तो जनवरी से लेके 9 महीने तक आहरण करता हूँ केवल। कितने महीने तक? 9 महीने तक। तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन? देखिए हटा दो आइए। ये नोट करके रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं नोट कर लिया कॉपी में बस हमको समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं पूरे साल आहरण नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं प्रथम 9 माह तक, प्रथम 9 माह का आहरण होता है कि मेरा साल कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से। तो मैं आहरण जो कर रहा हूं अप्रैल से कब तक कर रहा हूं? दिसंबर तक कर रहा हूं। प्रथम का मतलब शुरुआत के 9 महीने। पूरे 12 महीने होते हैं हमारे साल में। शुरुआत के 9 महीने तक आहरण कर रहा हूं, पूरे साल नहीं कर रहा। कंसेप्ट कोई लगा लो। अगर मैं कैसे करता हूं? मासिक आहरण करता हूं। कैसे करता हूं? मासिक आहरण।
मासिक का पहला प्रथम तारीख। हर पॉइंट की 3 कंडीशन होती है, या तो प्रारंभ में करूंगा, या मध्य में करूंगा, या अंत में करूंगा। अगर मैं प्रारंभ में करूं तो नियम वही लगेगा। पहला महीना कौन सा हो गया? अप्रैल। लास्ट का महीना कौन सा हो गया? दिसंबर। कैलकुलेशन कब तक करनी है मुझे? 31 मार्च तक। तो अब मैं प्रारंभ में कर रहा हूँ प्रथम तारीख। तो अप्रैल की प्रथम तारीख क्या हो गई? 1 अप्रैल। और दिसंबर की प्रथम तारीख क्या हो गई? अब आप मार्च नहीं ले रहा तो मैं दिसंबर तक ही कर रहा हूँ। ठीक है। अब 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए? 1 दिसंबर से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? 12 + 4/2 कितना हुआ? ये 16। क्लियर? तो डाउट बात समझ में आ गई ना? ये जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके बुक के फॉर्मूले से नहीं होते। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं प्रत्येक माह के मध्य में आहरण कर रहा हूं। कब कर रहा हूं? प्रत्येक माह के मध्य। हर महीने कर रहा हूं। तो इस महीने का मध्य क्या हो जाएगा? 15। दिसंबर का मध्य क्या हो जाएगा? 15। अब आप चेक करिए, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 11.5। 15 दिसंबर से 31 मार्च तक कितने हुए? 3.5। तो 11.5 + 3.5/2 कितना हुआ? 7.5 मिनट। डाउट इसमें क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपकी बुक में जो दे रखा है प्रत्येक माह के 9 माह तक आहरण करें, तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना कितना दे रखा है, दे रखा हो चेक कर लेंगे। और उस क्वेश्चन में ये क्लियर कहीं पे भी नहीं है कि जो 9 महीने आहरण किया गया वो प्रथम 9 माह थे या अंतिम 9 माह। क्वेश्चन में कहीं पे भी ये क्लियर नहीं। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये क्लियर ना हो कि कौन से 9 महीने प्रथम है या अंतिम है, तो आपको कौन से मानने? प्रथम 9। ठीक है। अगला है, अगर अंत में आहरण करूं तो अंत में क्या होगा भाई? ये 15 के लिए क्या हो जाएगा? 15 के 31 हो जाएगा। ये 15 दिसंबर के लिए क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो महीने कितने हो जाएंगे? 4 है। ये कितने रह जाएंगे? 3। ठीक है। कितना हुआ? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। इस तरह से हम करते हैं कैलकुलेशन। अगर मैं बात करूं यदि ये 9 महीने थे प्रथम की जगह अंतिम 9 महीने, तो ये आपकी बुक में नहीं है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? फिर भी देख लो एग्जाम में आ जाता है। अंतिम 9 माह तक आहरण किया, तो लास्ट के 9 महीने कौन कौन से होते हैं? अप्रैल मई जून को हटा दो। पहला कौन सा होगा? जुलाई। जुलाई से लेके मैंने किया मार्च तक। जुलाई से लेके कब तक किया? हो गए अंतिम 9 महीने। पहले 3 महीने हटा दो। अब देखिए पहला आहरण कब करेगा आदमी? पहला आहरण कब करेगा? जुलाई। अंतिम आहरण कब करेगा? मार्च। पहला आहरण जुलाई और अंतिम आहरण मार्च। क्लियर? तो मासिक आहरण अंत में अगर कर रहा है तो इस महीने का अंत कौन सा हो गया? 31 जुलाई। और मार्च का कौन सा हो गया? 31 मार्च। और कैलकुलेशन तो हमको 31 मार्च तक करनी है, चाहे कंडीशन कोई सी भी हो, चाहे कंडीशन कोई हो, ये आपका फिक्स रहता है। ठीक है ना? अब देखिए 31 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? इसका औसत टाइम कितना आएगा? 9 + 0/2 कितने महीने? 4.5। क्लियर? ठीक है। इसलिए ये आपकी बुक में सबसे बड़ी मिस्टेक है, उसने कहीं कहीं नहीं रखा आपसे ये 9 महीने थे वो प्रथम थे या अंतिम। ठीक है। अगर प्रथम होते हैं तो अलग महीने निकलते हैं, अंतिम होते हैं तो अलग महीने। क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं बात करूं, ये प्रथम प्रथम होते, अगर हर महीने की 1 तारीख को मैं आहरण कर रहा हूं तो जुलाई की कितनी हो जाती है? 1। मार्च की कितनी हो जाती है? 1। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने हो जाते? 10। 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हो जाते? 1। तो ये हो जाते 10 + 1/2 कितना हो गया? 5.5। कोई डाउट इसमें? क्लियर? अगर मैं आपसे बात करता कि ये मतलब कहां कर रहा है? मध्य में। कहां कर रहा है? मध्य में। तो 1 जुलाई के लिए कितना हो जाता? और 1 मार्च के लिए कितना मार्च हो जाता? 15 मार्च। तो एक यहां से लेके यहां तक कितने महीने? 9.5। 15 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने? आधा महीना। कितना हो गया? 9.5 + ½ कितना हो गया इसका? 5। 15 जुलाई से अरे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। हाँ 8.5 आएगा। पहला 10 में इधर 9 था, मिस्टेक हो गई। चलो कोई बात नहीं, चेक करने हैं। 8.5 और आधा कितना हो गया?
9 कितना हो गया 4.5। इससे पहले जो किया था प्रारंभ का किया था, प्रारंभ वाला कितने महीने आएंगे 9 महीने, अंतिम वाले में कितने महीने लिखे थे हमने 9, उसका 8 कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक थी चेक कर लेना, ठीक है ना। बाकी होने का तरीका यही है, चाहे आपको क्वेश्चन कैसा भी आए करने का तरीका यही। क्लियर, तो डाउट इसमें बात समझ आ गई। अच्छा मैं कुछ लिख के दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करके लाओगे घर से, करा नोट करो। इसको नोट कर लो सब। फर्स्ट आहरण इस प्रकार से, आहरण इस प्रकार से है। फर्स्ट प्रथम 9 माह में त्रैमासिक, प्रथम 9 माह में त्रैमासिक, प्रथम 9 माह याद रखना तीनों कंडीशन, प्रारंभ में, दूसरा मध्य में, तीसरा अंत में। एक कंडीशन किसके रिगार्डिंग, सेकंड अंतिम 9 माह में, कैसे त्रैमासिक, इसकी देखो प्रारंभ में, मध्य में और अंत में, इन दोनों की करनी त्रैमासिक याद रखना, मासिक कैलकुलेशन आपको